नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये 7th का एनसीईआरटी है, 7th क्लास का ज्योग्राफी का, भूगोल का एनसीईआरटी होगा। 6th का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है चैनल पर, और उसका ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या इसके अलावा टीआरई या कोई भी एग्ज़ाम जो आप तैयारी करते हैं जिसमें जीएस आता है, तो एनसीईआरटी आपके काम का ज़रूर है। भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का बेसिक फैक्ट तो यहीं से पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा और तन मन धन से तैयार कीजिएगा। तात्पर्य यह है कि फैक्ट और एनालिसिस दोनों का ध्यान रखिएगा। आज जो आपको मैं दिखाऊंगा चैप्टर, उसमें टीआरई का जो बीपीएससी में बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप देखेंगे कितने सारे सवाल इस एक चैप्टर से पूछे गए थे, पर्यावरण के चैप्टर से। तो इसका ज़रूर ध्यान में पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला चैप्टर है पर्यावरण, और पर्यावरण में जो चैप्टर है इसमें से मुख्य रूप से परिभाषा, डेफिनेशन जो होता है, या फिर कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपके पूछे जाते हैं हर एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बच्चों की कहानी है, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि उतने भी बच्चे नहीं हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है पर्यावरण के घटक। यही पूछ लिए जाते हैं कई बार कि निम्न से कौन से प्राकृतिक घटक हैं, कौन से मानव निर्मित घटक हैं, और कौन से मानव से संबंधित हैं। देखिए, पर्यावरण के जो घटक होते हैं उसका तात्पर्य होता है कि पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आपके चारों ओर का जो आवरण है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित हर चीज़ की जो वस्तु पाई जाती है, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपके चारों ओर का पर्यावरण बनाते हैं। ओके, पहले डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, फिर मैं ऊपर आपको घटक भी दिखाऊंगा। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। क्या क्या बोला इसने? मनुष्य अगर पाए जा रहे हैं तो वो भी, स्थान अगर कोई है तो वो भी, कोई वस्तु है, थिंग्स है तो भी, और प्रकृति है तो वो भी। ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं, तो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और जीवीय यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों ही सम्मिलित होते हैं हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में। अब घटकों को जरा से ध्यान रखिएगा। जो नेचुरल घटक होते हैं उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? जैसे जल हो गया पर्यावरण का नेचुरल घटक, वायु हो गया, स्थल मंडल हो गया, और सजीव मंडल जिसको जैव मंडल भी कहा जाता है, वो सब कुछ किसका भाग हो गया? तो ये सब पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हो गए, नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं पर्यावरण के, उसके तहत शामिल होते हैं। मानव निर्मित यानी कि जो आर्टिफिशियल जो भी कुछ होगा वो सब कुछ किस में आ जाएगा? तो मानव निर्मित में। सड़क, स्मारक, उद्योग, पुल, पार्क, इमारतें, ये सब कुछ मानव निर्मित में है। और मानव के आंतरिक में कौन कौन सा होता है? मानव का एक राजनीतिक स्थिति होता है, एक आर्थिक होता है, एक उसका ऑक्यूपेशन होता है, एक उसका रिलीजन होता है, वो किसी कम्युनिटी में रहता है, वो एक छोटा सा एक परिवार बनाता है, और एक व्यक्ति होता है। ये मैंने उल्टा पढ़ाया आपको। अगर सीधा जाएंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति होगा जो किसी परिवार में रहेगा, परिवार मिलकर समुदाय या कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी किसी धर्म या रिलीजन या किसी भी चीज़ से बिलोंग कर सकते हैं। और शिक्षक होता है, फिर आर्थिक स्थिति, फिर राजनीतिक, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं? तो आपके चारों ओर के पर्यावरण को बनाते हैं। यानी कि जो कुछ भी आपके चारों तरफ दिख रहा है, लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, अजीब, जितने भी दिख रहे हैं, ये सब के सब किस में आते हैं? तो पर्यावरण के तहत होते हैं। टीआरई के एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि बताइए निम्न से कौन से प्राकृतिक घटक होते हैं पर्यावरण के। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायर का जो फ्रेंच शब्द है वहीं से इसका उत्पन्न हुआ है, और इसका तात्पर्य होता है पड़ोस, यानी कि आपके नाइबर के जो होते हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित। प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है उसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय यानी कि सजीव और अजीव दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, जो आपस में आप क्रिया करते हैं, वो सम्मिलित होता है। उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? अब इसको जरा ध्यानपूर्वक देखते हैं। डेफिनेशन पर ही ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी या जो पर्यावरण वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ों पर ही मुख्य रूप से फोकस करना होता है। एक क्या? तो एक होता है टर्मिनोलॉजी, और दूसरा होता है उसकी परिभाषा। बस ये दो चीज़ अगर आप समझ गए तो ये पूरा सब्जेक्ट आपको खिलौना लगेगा, कुछ नहीं होता इसमें। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल यानी कि लैंड जो होता है आपका, उसकी बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये लैंड हो गया, उसके बाद से ये हो गया आपका वाटर, और ये हो गया आपका एयर।
ये तीनों के बीच का जो इलाका होता है ये क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है जैव मंडल। जैव मंडल कहा जाता है इसको जैव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। ओके, और ये तीनों जब होंगे तभी जीवन संभव हो पाएगा। अभी तक जो पृथ्वी पर हमें ज्ञात है वो ओके, किसी एक में निर्भर रहकर कोई भी जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो इसको जैव मंडल की अवधारणा को जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर मेन से पूछा जाता तो ये फोटो भी बनाना है आपको और ये भी बताना है कि ये जो बीच का हिस्सा है यही जैव मंडल कहलाता है। जहाँ पर इन तीनों का यूनियन हो रहा है वही इलाका क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाता है। ओके, आगे बढ़ें। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा कि जैव मंडल से आप परिचित ही होंगे। आइए अब जानते हैं इनके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर आप लोग रह रहे हैं इसके ऊपरी परत को क्या कहा है? स्थल मंडल कहा जाता है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी या पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जल को हटाकर पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, घाटी हो सकता है। ये सब कुछ किस पर है? तो ये आपके स्थल मंडल का भाग है। ओके, विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल। विषम का मतलब एक जैसे सपाट नहीं है। कहीं पर पहाड़ हो सकता है, कहीं पर पाठार हो सकते हैं, कहीं पर घाटियाँ हो सकती हैं, ऐसे घाटियाँ हो सकती हैं। ये सब क्या है? ये सब स्थल मंडल का ही भाग होता है। आगे बढ़ें। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब आप इतने मैच्योर लेवल पर हैं कि मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि स्थल मंडल आपको क्या क्या प्रदान करता है। ये नहीं बताना चाहिए स्थल मंडल से आप क्या क्या, यानी कि मिट्टी से आप क्या क्या ग्रहण करते हैं, आप मुझे बताइएगा। भोजन आप लेते हैं, कृषि करते हैं, पशुओं को यहीं पर पाला जाता है, और क्या आवास आपको मिलता है, ईंधन के लिए लकड़ी मिलता है, सोना मिलता है, लोहा मिलता है, सब कुछ तो इसी मिट्टी से मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका जल मंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब जहाँ पर भी जल दिखता है आपको, चाहे वो नदी के फॉर्मेट में दिखे, चाहे वो आपको तालाब में दिखे, समुद्र में दिखे, वो सब कुछ जलमंडल का हिस्सा होता है। जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो हिस्सा है इसके अधिकांश सतह पर, अधिकांश हिस्सा पर कौन सा चीज़ है? तो जलमंडल है। यानी कि पृथ्वी के 71% से अधिक एरिया जो है ये जलमंडल ही है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो यानी कि पृथ्वी है, आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ओके, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। अब ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था आपके लिए। क्या था कि पृथ्वी में अगर ग्रेविटी नहीं होती तो पृथ्वी पर जो ये वातावरण देखते हैं, वायुमंडल आप देखते हैं, जो संभव ही नहीं था कि पृथ्वी पर टिकता, वो क्या हो जाता? उनका भी पलायन हो जाता, वो भी यहाँ से एस्केप कर जाती। यानी कि पृथ्वी का ग्रेविटी है तभी यहाँ पर वायुमंडल है। पृथ्वी का ग्रेविटी नहीं होता तो वायुमंडल नहीं हो सकता था। ओके, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल जो है ये यूवी रेज से भी बचाती हैं और उसके अलावा हमारे सांस के लिए ऑक्सीजन वगैरह भी मुहैया करवाती हैं। अब शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परितंत्र किसको कहा जाता है? इकोसिस्टम। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उनके भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। वह तंत्र, वह सिस्टम जिसमें जो जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीवित चीज़ हैं, वो जब एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं फिजिकल रूप से या केमिकल रूप से, तो वही क्या कहलाता है? परितंत्र कहा जाता है। जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण के द्वारा संबद्ध होते हैं। ये सब क्या करते हैं? एनर्जी और जो आपका पदार्थ होता है उसके ट्रांसफर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी समस्त जीवधारी हैं पृथ्वी पर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसको क्या कहा? परितंत्र। ऊपर आपने देखा कि पर्यावरण में सारे जीवित और अजीवित सब शामिल थे, और इसी पर्यावरण का एक हिस्सा जिसमें केवल जीवित ही चीज़ों को शामिल किया जाए और उनके आपस की अभिक्रिया को शामिल किया जाए तो वो क्या कहलाता है? तो परितंत्र कहलाता है। ओके, हमने जीवित चीज़ों को अलग कर दिया। यहाँ से कई प्रकार के गैस, धूलकण, जलवाष्प सब कुछ कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया था कि बायोस्फीयर कहा जाता है इसको। जैव मंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जीवित मंडल, जैव मंडल। अब इससे ज़्यादा आसान मैं क्या जाऊँ, अब कभी नहीं भूल सकते हैं आप।
यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जो भी चीज़ जीवित है, जीवन है जिसमें, वो सब किसका भाग होंगे? तो जैव मंडल का भाग होंगे। और यहाँ पर लैंड यानी कि स्थल, वाटर और एयर, ये तीनों चीज़ मिलते हैं। और यही इलाका जो बीच में छोटा सा है, यही क्या कहलाता है? जैव मंडल, बायोस्फीयर कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। परितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। अब रवि की कक्षा की कहानी है, वो तो हमें पढ़ना नहीं है, मुख्य रूप से आगे बढ़। देखिए, जलीय परितंत्र का उदाहरण है, यानी कि एक जल का स्रोत है और उस पर आश्रित ये सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। ये किसका उदाहरण है? तो एक जलीय परितंत्र का उदाहरण है। अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जो फिश टैंक होता है आपके घर में, वो भी एक छोटा सा परितंत्र है। एक धान का खेत जो है वो भी एक छोटा सा परितंत्र है। एक पेड़ जो है वो भी एक छोटा सा परितंत्र का काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हर परितंत्र में, हर इकोसिस्टम में एक उत्पादक होगा, यानी कि वो होगा जो एनर्जी का पहला स्रोत होता है, जो सूर्य से एनर्जी ग्रहण करके पहली बार भोजन का उत्पादन करता है। जैसे जल में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो शैवाल हो सकती हैं। शैवाल को क्या चाहिए होता है? सूरज की रोशनी चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके बाद वो भोजन बनाते हैं। फिर शैवाल पर आश्रित मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ, शाकाहारी मछलियाँ। फिर उन शाकाहारी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ होती हैं। फिर उन बड़ी मछलियों को खाने वाली उससे भी बड़ी मछलियाँ होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर स्थलीय परितंत्र की आप लोग बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके पेड़ पौधे और घास ये क्या करते हैं? ये अपना उत्पादन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और इस घास को खाकर शाकाहारी जीव जंतु जीवित होते हैं, उन शाकाहारी को खाकर मांसाहारी जीव जंतु जीवित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा फूड चेन चलता है। कहाँ से शुरू होकर? पहले उत्पादक से शुरू होकर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, फिर टर्सरी या चतुर्थ तक जाते जाते फूड चेन समाप्त हो जाता है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। यानी कि जो जीव होते हैं, जीव का आपसी संबंध, एक जीव का दूसरे जीव से संबंध, और इस समस्त का उसके पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? तो ये इसी को परितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन ही यूपीएससी वालों ने भी सीधा पूछा हुआ है, तो आपके पीसीएस और छोटे एग्जाम में तो पूछ ही सकता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो फिश टैंक होता है आपके घरों में जो लगाते हैं सजाने के लिए, वो फिश टैंक भी क्या हो सकता है? एक छोटा सा परितंत्र का काम कर सकता है। और जो आप धान का खेत देखते हैं वो भी एक परितंत्र का काम कर सकता है। इकोसिस्टम, उसका भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान में रखेंगे आप। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और सुमित्र खेलते हुए भी एक परितंत्र बनता है? तो रवि अब जहाँ खेल रहा है खेले, उसकी खेलने की उम्र है। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था, आसपास के प्रकृति उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। प्रकृति से समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। पहले के जो मानव होते थे उनकी आवश्यकताएं तो थी ही नहीं कुछ। न कपड़े पहनने के टेंशन है, न घर बनाने के टेंशन है, न कार लेने का टेंशन है, न गाड़ी लेने का है, न बच्चों को स्कूल भेजने का टेंशन है। कुछ भी टेंशन नहीं था। एक ही टेंशन था कि खाना इकट्ठा करो, खाओ, सो जाओ। यही तो टेंशन था ना। एक जगह खाना खत्म हो गया तो चलो सब लोग चलते पिकनिक मनाने दूसरी जगह। यानी कि उनकी आवश्यकताएं कम थी, तो प्रकृति जो उनके आसपास की थी वो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकती थी। लेकिन मानव तो मानव है, उसकी आवश्यकताएं कभी कम रही ही नहीं। बढ़ता गया तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रही आवश्यकताएं उसकी। इतनी ज़्यादा उपभोक्ता संस्कृति का विकास हुआ, इतनी ज़्यादा जनसंख्या का विकास हुआ कि अब मानव को जो प्रकृति है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति संपूर्ण रूपेण नहीं कर सकती है। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। यानी कि हम आपको धान देते हैं, आप हमें चावल दे दीजिए, आपको हम चावल देते हैं, आप हमें तेल दे दीजिए। इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि तेज हो गया।
इतना कुछ मानव ने किसके लिए किया? तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया, और वो आवश्यकताएं आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ठीक है, तो आगे के देखिए क्या है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? बताइए, आपको पता होगा। आप ही के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक होता है। यही जब संतुलन बिगड़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि पर्यावरण में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कार्बन का एमिशन 1 किलो हुआ, 1 किलो कार्बन का एमिशन हुआ, यानी कि 1 किलो कार्बन आपके घर से निकला, और आपके घर के बगल में एक पेड़ है जिसने क्या किया, 1 किलो कार्बन को सोख लिया और उसके बदले में ऑक्सीजन आपको दे दिया। तो ये संतुलन में है। अब आपके घर में गाड़ी भी है, आपके घर में चूल्हा भी है, आपके घर में हीटर भी चल रहा है कोयला वाला, या आपके घर में और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण से कार्बन का एमिशन हो रहा है, और पेड़ आपने एक ही लगा रखा है। यानी कि 4 किलो कार्बन का आपने एमिशन किया, पेड़ ने सोखा 1 किलो, 3 किलो कार्बन का आपने क्या किया, CO2 को तो प्रकृति में छोड़ दिया। यानी कि संतुलन जो था वो बिगड़ गया। अब आपको समझ में आया क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा था? अगला देखिए क्या है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने या उसको उपयोग को सीखना चाहिए। रवि की कक्षा मिजोरम की लड़की का जो किस्सा था, ठीक है, मिजोरम की लड़की का भी किस्सा है। चलिए आगे बढ़ते। एक छोटा सा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। कई बार पूछा गया छोटे वाले एग्जामों में। ओके, अब ये देखिए परितंत्र, और अगर आपको NCERT वाकई हकीकत में पढ़ना है ना, PCS के रिगार्डिंग या UPSC के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग वगैरह सीखना है, तो इनके आंसर जरा लिखिएगा बैठ कर। मजाक मत समझिएगा, सच में लिखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। इसमें से कौन सा एक परितंत्र नहीं है ये पूछा गया। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मरुस्थल तो प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक होते हैं, ताल जो हैं ये अप्राकृतिक हो सकते हैं। ओके, इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? तो स्थल नहीं होता है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव ने जिसको बनाया वो पर्यावरण है। क्या मानव ने समुद्र बनाया? नहीं। पहाड़ बनाया? नहीं। मानव ने सड़क बनाया। यही एग्जाम TRE में पूछ लेगा तो यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे उसको गलत कराएंगे। मैं गुरुजी लोगों को कमज़ोर नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप एग्जाम में प्रेशर के चलते में गलत कराते हैं और 6ठी 7वीं के NCERT से पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ें। ये सब सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, जरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारी पृथ्वी के अंदर, अब इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे, टच करेंगे हम लोग अभी तो बस। ओके, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील का मतलब है ये निरंतर चल रही है, बदलाव भी हो रहा है ऊपर से भी, और जो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, अपने अंदर भी घूम रही है, अपने चारों तरफ भी घूम रही है। चारों तरफ हर चीज़ में बदलाव हो रहा है पृथ्वी पर। ओके, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसके अंदर में भी परिवर्तन हो रहा है, बाहर भी परिवर्तन हो रहा है। बोल रहा है आपसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी? कभी आपने सोचा है ऐसा? नहीं सोचा है तो आज के बाद सोचिएगा। चलिए एक फैक्ट बताता हूँ छोटा सा आपको, NCERT का फैक्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर गहरी खान है ये। और इतना गहरा क्यों खोदा होगा मनुष्य ने? आपने ज़रा इमेजिन कीजिए। तो एक ही चीज़ के लिए, तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, और दक्षिण अफ्रीका में सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए इन्होंने खोदे हैं। रूस में भी इन्होंने 11 किलोमीटर तक खोदा लेकिन इनको मिला कुछ नहीं। चलिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ को सुनिएगा, हम चांद पर चले गए, कदम भी रख दिया, हम सूरज के नज़दीक जाने की बात करते हैं, हम सौर मंडल के बाहर चले गए, यानी कि सूर्य की जो मंडल है उससे भी बाहर चले गए, बाहर के स्पेस का भी हमने देख लिया, वहाँ से भी फ़ोटो वोटो खींच ली, लेकिन आज तक हम पृथ्वी के कोर तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो असंभव लगता है। अभी तक जो मानव के पास टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो असंभव प्रतीत होता है। क्यों असंभव प्रतीत होता है, उसी को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस पृथ्वी की जो संरचना है इसको जरा ध्यानपूर्वक देखिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं, ध्यानपूर्वक जब मैं देखने को कह रहा हूँ तो लाल पीला नहीं देखना है, नाम को जरा ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम में आपसे यही नाम पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए पृथ्वी है ये, इसका एक हिस्सा ऊपर का हमने खोल कर हटा दिया है। ये सबसे ऊपर का जो परत दिख रहा है इसको स्थल मंडल कहा जाता है, सबसे ऊपर के भाग को। ये परपटी है। स्थल मंडल का भी सबसे ऊपरी का भाग क्या कहलाता है? परपटी कहलाता है। ओके, ये देखिए येलो वाला जो भाग है ये मेंटल कहलाता है। यानी कि सबसे ऊपर क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया, परपटी हो गया, फिर आपका मेंटल हो गया, और ये रेड कलर से दिख रहा है ये कोर कहलाता है। कोर में भी 2 कोर होते हैं, एक होता है बाह्य कोर यानी कि ऊपर का हिस्सा कोर, और एक होता है आंतरिक कोर। कोर जो होता है इसको नीफे कहा जाता है, यानी कि निकेल और आयरन, 2 ही चीज़ इसमें होते हैं। और एक चीज़ आपको अचंभित करने वाला बताता हूँ, जो आपका आंतरिक कोर होता है
जो आंतरिक कोर होता है, ये देखिए दो कोर हो गया, ये बाह्य कोर हो गया और ये आंतरिक कोर हो गया। आंतरिक कोर जो होता है ये ठोस होता है और बाह्य कोर जो है ये पिघला हुआ है। ठीक है, मैग्मा भी जो है ये पिघली हुई है, लेकिन इसमें अलग अलग परत बने होते हैं। जैसे मेंटल में भी ऊपरी मेंटल निचला मेंटल होता है, कोर में भी ऊपरी कोर निचला कोर होता है, दुर्बल मंडल होते हैं, बहुत सारे मंडल होते हैं, सबको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी एक ऊपर के एक संकेंद्रीय परतों से बनी होती है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। जिस पर आपके पैर रखे हुए हैं उसको क्या कहा जाता है बंधुओं? तो उसको परपटी कहा जाता है। क्या कहा? परपटी कहा जाता है। ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक होती है। यानी कि अगर आप जिस जमीन पर चल रहे हैं वहाँ से आप 35 किलोमीटर नीचे तक खोदते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? परपटी मिल जाएगा। यानी कि ये पृथ्वी अगर है गोल गोल, इसमें ऊपर से 35 किलोमीटर तक आप खोदेंगे तो क्या मिलेगा? आपको परपटी मिलेगा। वहीं समुद्र की कुछ गहराई भी होती है और समुद्र से आप 5 किलोमीटर तक, मान लीजिए समुद्र का इलाका है, यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर तक आप खोदेंगे तो आपको क्या मिलेगा? परपटी मिलेगा। और उसके बाद से परपटी समाप्त हो जाएगी, उसकी सीमा आ जाएगी। ओके, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है। इसको कहा जाता है सियाल, SIAL। महाद्वीपीय का जो होता है वो मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए इसे Cl या सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी जो होती है, देखिए अब दो प्रकार की परपटी होती है। एक होता है जो आपके पैर के नीचे है और एक होगा जो समुद्र के नीचे होगा। समुद्र के नीचे क्या होता है? तो समुद्र के नीचे जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। जबकि जो आपके पैर के नीचे है ये किसकी बनी होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ कहा जाता है। ओके, और ये बनी है यहाँ पर सिलिका SI और AL, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट पढ़ा रहा हूं जो पीटी में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ही होगा। आगे बढ़ते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ऊपर का परपटी हमने समझ लिया कि भाई इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है और महासागर वाले में सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है भाई, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब देखिए दूसरे वाले कोर में हम लोग आ गए। ये परपटी खत्म हो गया, ये पूरा परपटी ही है। ये महाद्वीपीय परपटी का उदाहरण है और ये सागर के परपटी का उदाहरण है। अब हम लोग किस में आ गए? येलो वाले भाग में आ गए। इसको कहा था मेंटल। मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल, इसका नाम ही है मेंटल। 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। का ऊपर वाला कहाँ तक था? ऊपर वाला था कि जमीन पर 35 किलोमीटर तक था और समुद्र में 5 किलोमीटर तक था। लेकिन मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की परत किसकी मोटाई है? तो मेंटल परत की मोटाई है 2900 किलोमीटर की। 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका सबसे आंतरिक परत कोड है। इसका सबसे आंतरिक परत क्या है? तो क्रोड है, जिसके त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, जिसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहा जाता है, फेरस कहा जाता है। यानी कि निकेल और फेरस से नीफे, NIFE, लोहे को ही फेरस बोलते हैं ना, तो वो हो गया आपका। केंद्रीय कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्र का जो कोर होता है उसका तापमान और दाब जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। एक तरह से चुंबक का काम करता है ये। ओके, देखिए अगला क्या है। ये जो छोटा सा फैक्ट है इससे सवाल पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का जो टोटल पृथ्वी का आयतन होगा, टोटल पृथ्वी का अगर आप आयतन निकालना चाहते हैं, पूरे पृथ्वी का अगर आप आयतन निकालेंगे तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि परपटी है वो मात्र 1% हिस्सा है। ओके, 84% हिस्सा मेंटल है और बीच का जो हिस्सा है वो 84% हिस्सा है। इस फैक्ट को ज़रा ध्यान रखिए। और कोर का जो हिस्सा है ये 15% हिस्सा है। ये सब कुछ आपके NCERT में दिया हुआ है। आज से पहले आपने कभी खोल कर नहीं देखा होगा। सैल व खनिज पर आ गए हम लोग। ओके, पृथ्वी का परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। सैल का मतलब होता है चट्टान, होता है इसका तात्पर्य, अलग अलग चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सैल कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। सैल विभिन्न रंग एवं आकार और गठन की हो सकती है। जो ये चट्टानें हैं ये अलग अलग रंग की, आकार की, अलग अलग तरीके का हो सकता है। चट्टानों की बात कर रहे हैं हम लोग। सैल अगर समझ में नहीं आ रहा तो चट्टान की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके,
मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग्नेय, इग्नियस कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, इग्नियस सैल। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री होते हैं। सैल व कायांतरित होता है यानी कि मेटामोर्फिक सैल जो होता है। ये 3 मुख्य रूप से सैल होते हैं। कौन कौन सा मैंने बोला? पहला बोला मैंने अवसादी, अवसादी को इग्नियस कहा जाता है। अवसादी अग्नेय इसको इसलिए बोलते, अग्नेय ध्यान रखिएगा अग्नि से निकला हुआ। ज्वालामुखी के निर्माण में जो प्रमुख रूप से लावा बाहर बहकर आती हैं, वो लावा जब जम जाती हैं तब अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी जो था शुरुआत में, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ बहुत पहले, तो दरअसल में एक जलता हुआ एक लावा का पिंड ही तो था, और क्या था? कुछ भी नहीं था। तो उसी लावा के पिंड में जो मुख्य रूप से पहली चट्टानें बनी लावा के ठंडा होने के पश्चात, उसको क्या कहा जाता है? अग्नेय या इग्नियस कहा जाता है। इसलिए इसको प्राथमिक भी बोला जाता है। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, ठीक है ना? पहला चट्टान, पहला सैल जो पृथ्वी पर सबसे पहली बार आया। ओके, बाकी सब का निर्माण इसी में टेम्परेचर और दबाव के कारण से हुआ है। ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आएगा तो और भी समझा दूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा होगा आई थिंक। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को अग्नेय सैल कहा जाता है। यानी कि लिक्विड जो मैग्मा था जो बाहर आया, वो ठंडा होकर जो पत्थर बन गया, चट्टान बन गया, उसी को कहा जाता है प्राइमरी या फिर इग्नियस अग्नेय चट्टान कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। अग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सैलें और बहिर्भेदी सैलें। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आपके मन में तो आ ही गया होगा कैसा होता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी पर। इसी प्रकार से बने सैलों को बहिर्भेदी अग्नेय सैल कहा जाता है। जब ये मैग्मा बहकर बाहर आ जाए और बाहर आके पृथ्वी पर आके ठंडा हो जाए तो उसको बहिर्भेदी कह दिया जाता है, इग्नियस सैल। ठीक है, इतना कंप्लीट। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी कि इससे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है ये। और जो जैसे ये ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी के अंदर में जो ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ पर क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, क्रिस्टल का साइज यहाँ पर बड़ा होगा। और जो बाहर आया है मैग्मा बहकर और वो जल्दी से ठंडा हो गया, यहाँ पे क्रिस्टल के साइज बहुत ही महीन होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे। ओके, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना हुआ है। जो दक्षिण भारत में, अगर भारत का आपको मैप बनाऊं मैं, ऐसे मैप बनता है तो यहाँ पर आपको कैसा दिखता है? तो ये दक्कन का पठार पूरा का पूरा इलाका दिखता है। इसी प्रकार से दक्कन का पठार, और ये किसका बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है दक्कन का पठार बेसाल्ट के सैल से ही बना हुआ है। यही है ये। अब समझ में आ गया कि दक्कन का पठार कहाँ से बना था। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था, पिछले 6ठी एनसीईआरटी में, कि दक्कन का पठार कहाँ पर है। और आज आपको मैंने बता दिया कि दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ। ज्वालामुखी से बहते हुए लावा बाहर आ गया, मैग्मा बाहर आ गया और वो ठंडा हो गई, उसी से दक्कन का पठार बन गया। ओके, क्लियर। अगला देखिए क्या है कि दक्कन का पठार बन गया। मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जैसे मैग्मा जो है बाहर निकला ही नहीं, जहाँ पर ज्वालामुखी था वहीं पर ठंडा हो गया। और इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी अग्नेय सैल कहा। तब अंदर में ही बन गए, इनको क्या कहा जाता है? अंतर्भेदी अग्नेय सैल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैल का एक उदाहरण होता है। लेई मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पद्धतों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो पीसने के लिए पत्थर वगैरह उपयोग किया जाता है बहुत ही भारी भरकम से, वो अक्सर किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके लिए। क्या आपके लिए लिखा हुआ है? जीवाश्म। सैलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं का अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। फॉसिल जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में। अब एक चीज़ और सुनिएगा, क्या अभी जो आग का बहता हुआ लावा निकला है, क्या इसमें कोई पशु पक्षी दब सकते हैं? क्या इसमें कोई पेड़ पौधे दब सकते हैं? वो तो जलकर राख हो जाएंगे, दबेंगे कैसे? तो यानी कि अग्नेय सैल जो होगा, अग्नेय चट्टानें जो होंगी, क्या उसमें फॉसिल पाए जाएंगे? क्या नहीं, उसमें फॉसिल या किसी भी प्रकार का कोई तेल या कोयला वगैरह अग्नेय चट्टान में आपको कभी नहीं मिल सकता। ये चीज़ क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैल लुढ़ककर, चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये जो पत्थर या चट्टानें होती हैं, ये लुढ़ककर, टकराकर, घिसकर किसी भी तरह से टूट जाती है।
इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। एक पत्थर टूटा, घिसा, ये उड़ उड़ के कहीं और जाके जमा हो गया और इसने एक और कठोर रूप धारण कर लिया। अग्नेय चट्टान ही था जो टूट टूट कर उड़ गया, वहाँ से बह गया, कहीं भी चला गया, जाकर दूसरी जगह पर ठोस बन गया। इसको कह दिया हमने अवसादी चट्टान। बात खत्म। टेम्परेचर और प्रेशर दो ही चीज़ होते हैं जो ये सारे क्रियाकलाप करते हैं। सारे नृत्य दो ही चीज़ का, टेम्परेचर और प्रेशर। इन्हीं के कारण से ये चीज़ होता है। ओके। इन सेलों, पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं जो कभी कि इन सेलों पर रह रहे होते कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब अवसादी सेल मान लीजिए जहाँ पर जमा हो रहा है, हो सकता है उसके नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दब गई हों, कोई जंतु दब गया हो, बहुत कुछ दब गया हो। अब ये धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, ध्यान रखिएगा जले नहीं है, ये दब गए हैं उसके नीचे। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये क्या बन जाते हैं? तो ये फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल, तेल, कोयला वगैरह क्या आपको अवसादी चट्टान में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। क्या अग्नेय चट्टान में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो जो कुछ भी आएगा वो जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म है वो। लेकिन अवसादी क्या है? तो इसके नीचे कोई चीज़ दब सकता है और बहुत दिनों तक जमा होते 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 क्या हो सकता है? तो यहाँ पर फॉसिल का निर्माण हो सकता है, यहाँ पर जीवाश्म का निर्माण हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्या है कि इन सेलों पर रह रहे ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि ये मान लीजिए अग्नेय सेल है, ये है आपका अवसादी, इसको बोला है अग्नेय और इसको बोल दिया मैंने अवसादी, और ये हो गया आपका कायांतरित। ये अग्नेय सेल जो हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या बन सकते हैं? तो कायांतरित बन सकते हैं। अग्नेय जो है ये टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अवसादी बन सकता है। अवसादी जो है ये टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से क्या बन सकता है? तो ये कायांतरित बन सकता है। इसी प्रकार से ये चेन चलता है और ये चेन सब एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चूना पत्थर होता है वो क्या हो जाता है? टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बहुत दिनों बाद, बहुत बड़े अंतराल के बाद, लाखों वर्षों के बाद वो चूना पत्थर का रंग ले लेता है, चूना पत्थर जैसा दिखता है, चूना पत्थर बन जाता है। चूना पत्थर जो घर में आपके टाइल्स वगैरह लगे होते हैं वो मुख्य रूप से चूना पत्थर होते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, घर पर जो अभी ये दिवाली आएगा तो अब जो चूना करवाएंगे वो भी CaCO3 ही है। और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े टाइल्स देख रहे हैं, ये भी CaCO3 ही होता है, चूना पत्थर ही होता है। मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, ये दोनों में मुख्य अवयव यही होते हैं। लेकिन वो समय का अंतराल होता है जिसके कारण से इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब आपसे पूछा गया कि चट्टान जो होते हैं ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं? तो देखिए, जो अवसादी चट्टान होगा वो आपको तेल, गैस और फॉसिल बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवा देते हैं। और जो अग्नेय चट्टान होते हैं, अग्नेय चट्टान जो होते हैं, यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में किस चीज़ की उपज सबसे अच्छी होती है? तो हर चीज़ की उपज अच्छी होती है, लेकिन मुख्य रूप से कपास की मिट्टी, कपास की उपज के लिए जानी जाती है। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन इलाकों में मुख्य रूप से काली मिट्टी का ज़्यादा प्रधानता है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। और किसके उत्पादन के लिए? तो कपास के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है। ये कपास बहुत अच्छा उपजता है यहाँ। इसको स्वतः जिताई की मृदा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण की क्षमता, यानी कि जल को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और सूर्य की रोशनी पड़ने पर क्या होता है? इसमें दरारें पड़ जाती है। खेत में ऐसे लंबी लंबी दरारें दिखेगी तो दूर से देखने पर पता चलता है कि स्वतः जुताई की मृदा है ये। और इस पर जब पानी पड़ता है तो पानी पड़ने के पश्चात बहुत ही अधिक चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण से इसमें हल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसीलिए ऐसे जगहों पर जहाँ जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, बरसात शुरू होने से पहले खेतों की जुताई हो जाती है। ये सब कुछ क्लियर हो गया? इतना डीप तक गया हूँ मैं, यूपीएससी तक लेके चला गया टीआरई से। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आपके घर में जो टाइल्स वगैरह लगे होंगे उन सब में भी उपयोग होता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। 7 पत्थर, चिप टट्टी, गिट्टी, 5 पत्थर, ठीक है भाई, ये सब खेल भी खेलते हैं।
कुछ ज़्यादा ही बच्चा समझ ले। उसके अलावा क्या होता है, देखिए ये सब भी पत्थर के ही द्वारा बनाए गए, ये सब सेल के उपयोग के द्वारा ही बनाए गए इतने बड़े बड़े चीज़ें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है, यानी कि कायांतरित से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, अवसादी से सब कुछ एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इसी फोटो का आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ क्लियर है। और इस फोटो को अगर पूछा जाता है, कई बार पहले यूपीएससी पूछती थी मेंस एग्जामिनेशन में कि ये बताइए कि अलग अलग सेलों के बारे में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते थे। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित हो सकते हैं, सेल चक्र कहा जाता है इसको। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नेय सेल बन जाता है, ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी बन जाते हैं और ये अवसादी कायांतरित में बन जाते हैं। फिर ये सारे के सारे एक दूसरे में चक्र में चलते रहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म कर दिया मैंने। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज किसको कहा जाता है? जिसका केमिकल रूप से भी कुछ उसका अपना बिहेवियर होता है और फिजिकल रूप से भी उनके कुछ गुणधर्म तय होते हैं, है ना, और वो डिफरेंस होते हैं उन दोनों में। जो सोने का गुणधर्म होगा केमिकली और फिजिकली, वो चांदी का नहीं हो सकता है। किसी भी दो खनिज का गुणधर्म आपस में नहीं मिलता है, या मिलते हैं तो आंशिक रूप से थोड़े बहुत पार्शली मिल सकते हैं, ओके, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये भी एक खनिज होता है। मिट्टी को भी एक खनिज के तौर पर कई जगहों पर चिन्हित किया गया है। और क्या लिखा गया है, देखिए, इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। अब आपको ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि खनिज का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ पृथ्वी से ही निकाला गया है। आपका जो जिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मुझे देख रहे हैं आप, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर पर, टैब में, वो भी किसी जगह से निकाल कर, अफ्रीका के किसी खान से निकाल कर अलग अलग चीज़ों को जोड़कर और उसी का बना हुआ है ना। तो ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? तो प्रकृति से ही मिलता है, बस मानव उनको बदलने की कला जानता है। इसीलिए मानव भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को, अब सुनिएगा कॉन्सेप्ट, बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। प्राकृतिक संसाधन को मानव अपने बुद्धि और स्किल के आधार पर क्या बना सकता है? उपयोगी बना सकता है, नहीं तो बेकार होते हैं वो। अब आपको मैं मिट्टी ला कर दे दूँ तो क्या करोगे? उसको ज़्यादा ज़्यादा सर पे रख लोगे और क्या करोगे। लेकिन उसमें मिट्टी का एक पात्र बना कर दे दूँगा, मान लीजिए गिलास या कप बना कर दे, उसमें आप चाय पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं। तो उसको उपयोगी किसने बनाया? तो हमने बनाया। इसलिए हम भी क्या होते हैं? एक संसाधन होते हैं। हम भी एक संसाधन होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है और भी बाकी चैप्टर, सारे चैप्टर भी अगले लेक्चर में या उसके अगले में कंप्लीट करवा दूंगा। अगला चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कुछ तो सीखा ही होगा आपने। 2 बार देख लीजिएगा, आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें मदद ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।